बिटकॉइन, क्या ये पैसों की दुनिया में एक नई क्रांति है या फिर एक बहुत बड़ा धोखा? तो आखिर है क्या ये? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी बहस को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल बिटकॉइन की कीमतों में जो उथल-पुथल मची है वो देखने लायक है। देखिए, मार्केट से बड़े मिले-जुले सिग्नल आ रहे हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कीमतों में गिरावट ठीक तब हुई जब फेडरल रिजर्व ने कहा कि वो सिस्टम में और पैसा डालने वाले हैं। मतलब एक ऐसा कदम जिससे तो बिटकॉइन जैसी चीजों को फायदा होना चाहिए था। ये जो कोट है ये मार्केट की हालत को बिल्कुल सही बयां करता है, जैसे एक रोलर कोस्टर हो, ऊपर नीचे, कुछ पता ही नहीं किधर जाएगा। और ये जो लेवरेज लिक्विडेशन का जिक्र है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग बड़ा दाम लगा रहे थे उन्हें अचानक अपनी पोजीशन बेचनी पड़ रही है, जिससे मार्केट में और भी ज्यादा उथल-पुथल मच गई है। तो आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें इसकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा। बिल्कुल शुरुआत में। कहानी शुरू होती है 2008 में, एक रहस्यमयी नाम सातोशी नाकामोटो। कोई नहीं जानता ये एक इंसान है या कोई ग्रुप। उन्होंने क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट्स को एक ईमेल भेजा और उस ईमेल के साथ था एक पेपर, बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। बस यहीं से एक बिल्कुल नए आइडिया ने जन्म लिया। और ये सिर्फ एक कागजी आइडिया बनकर नहीं रह गया। अगस्त 2008 में bitcoin.org डोमेन रजिस्टर हुआ, अक्टूबर में वो मशहूर व्हाइट पेपर आया और देखते ही देखते जनवरी 2009 तक नेटवर्क लाइव हो गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन मई 2010 में, जिसे आज सब बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से जानते हैं। सोचिए, 2 पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए गए थे। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं ये बिटकॉइन के सबसे पहले ब्लॉक मतलब जेनेसिस ब्लॉक में कोड किया गया एक मैसेज है। ये सीधे सीधे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ इशारा करता है, जब सरकारें बैंकों को बेल आउट दे रही थीं। ऐसा लगता है मानो सतोशी कह रहे हों कि बिटकॉइन इसी टूटे हुए सिस्टम का जवाब है। तो ठीक है, कहानी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? आखिर क्या है ये टेक्नोलॉजी? इसके दिल में है ब्लॉकचेन। अब इसे ऐसे समझिए जैसे एक डिजिटल बही खाता या डायरी हो, जिसकी हजारों कॉपीज दुनिया भर के कंप्यूटरों पर फैली हुई हैं। सब इसे देख सकते हैं, लेकिन कोई भी इसमें लिखी हुई बात को बदल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। मतलब हिसाब किताब रखने का एक ऐसा तरीका जहां किसी बैंक या बिचौलिए की जरूरत ही नहीं। तो मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन होता है, वो कैसे रिकॉर्ड होता है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन नेटवर्क पर भेजा जाता है, फिर आते हैं माइनर्स। ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो एक रेस में लग जाते हैं, एक मुश्किल मैथ पजल को सॉल्व करने की रेस में। इसी को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। जो माइनर सबसे पहले पजल सॉल्व करता है, वो उस ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में डालकर कंफर्म कर देता है, और वो ब्लॉक हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉकचेन की चेन से जुड़ जाता है। और अब आता है बिटकॉइन का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पहलू, ये नंबर 2 करोड़ 10 लाख। बस दुनिया में इससे ज्यादा बिटकॉइन कभी नहीं बन सकते। ये इसके कोड में ही लिखा है, इसे कोई बदल नहीं सकता। और यही चीज इसे सोने की तरह या उससे भी ज्यादा दुर्लभ बनाती है। और बिटकॉइन की यही लिमिटेड सप्लाई, यही वो वजह है जो इसे लेकर चल रही सबसे बड़ी बहस की जड़ है। जो लोग बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं उनका तर्क सीधा है। वो कहते हैं कि एक तरफ हमारी सरकारें हैं जो जब मर्जी तब नोट छाप सकती हैं, जिससे हमारे पैसे की कीमत, हमारी परचेजिंग पावर लगातार कम होती जाती है, और दूसरी तरफ बिटकॉइन है जिसकी सप्लाई फिक्स्ड है। तो ये एक तरह से उस घटती हुई वैल्यू के खिलाफ एक शील्ड का काम करता है। तो ये स्लाइड पूरी बहस को एक नज़र में दिखाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे क्रांति मानते हैं, महंगाई से बचने का एक जरिया, एक नया डिजिटल सोना, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये बस एक हवा का गुब्बारा है, एक सट्टा जिसका कोई असली मूल्य नहीं है। अब जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो भी बड़ी मजबूत बातें रखते हैं। वो कहते हैं कि इसकी कीमत में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव है कि ये भरोसे लायक नहीं है। इसकी माइनिंग में बेहिसाब बिजली खर्च होती है जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं, और हाँ, इसकी कुछ हद तक गुमनामी की वजह से इसे गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसके समर्थक कहते हैं कि ये सब छोटी मोटी दिक्कतें हैं, असली बात तो इसका डिजाइन है, एक ऐसी चीज जिसे सरकारें कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसकी सप्लाई लिमिटेड है,
उनका मानना है कि जब जब पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम कमजोर होगा, तब तब बिटकॉइन और मजबूत होता जाएगा। ये इसे लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ बचाने का एक बेहतरीन जरिया मानते हैं। तो ये सब सुनकर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि आखिर बिटकॉइन का भविष्य है क्या? और इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि इसे देखा कैसे जाता है। क्या ये डिजिटल सोना है जो हमें महंगाई से बचाएगा, या फिर ये सिर्फ एक बबल है जो कभी भी फूट सकता है? और ये कहानी ना अभी भी लिखी जा रही है। एक तरफ अमेरिका में बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसकी ईटीएफ्स लॉन्च कर रहे हैं, मतलब इसे अपना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अल सल्वाडोर जैसे देश हैं जिन्होंने इसे लीगल करेंसी बनाया था, पर अब वो भी पीछे हट रहे हैं। एक नज़रिया ये भी है जो कहता है कि हम जो ये कीमतों में इतनी उठापटक देख रहे हैं, वो असल में पूरी दुनिया की एक कोशिश है, एक ऐसी चीज़ का मूल्य पता लगाने की कोशिश जो लिमिटेड है, और वो भी एक ऐसी करेंसी में जैसे कि डॉलर जो अनलिमिटेड छापी जा सकती है। तो ये टकराव तो होना ही है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या बिटकॉइन एक नए फाइनेंशियल सिस्टम का रास्ता है, या सिर्फ एक सामूहिक भ्रम? आप चाहे इसे पैसे का भविष्य माने या एक गुजरता हुआ ट्रेंड, एक बात तो पक्की है, बिटकॉइन ने हमें पैसे, भरोसे और हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।